नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। मतलब आप यदि रुचि लेकर पढ़ोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छी तरह समझ कर नोट्स बनाओगे तो आपको कंठस्थ अच्छी तरह याद हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हो, जितना आप लोगों के मन में इस टॉपिक के प्रति जो डाउट है, जो कन्फ्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान के अभाव में या नहीं पढ़ने की वजह से, नहीं रुचि लेने की वजह से ये टॉपिक हार्ड हो जाता है। और अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, अपने इलेक्ट्रिशियन इस थ्योरी में ट्रांसफार्मर का टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इक्विपमेंट कार्य नहीं करता है। क्योंकि अपने को घर पे सप्लाई वोल्टेज कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर से आती है। उत्पादन जहाँ से होता है वहाँ तक की सारी प्रोसेस कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। इसका मतलब इंटरेस्टेड तो है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको रुचि लेके पढ़ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंटरेस्टेड तौर से पढ़ाऊंगा कि आप लोग मज़े से पढ़ो और अच्छी तरह याद हो जाए। लेकिन कब? जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, पूरे नोट्स नहीं बनाओगे, अच्छी तरह नहीं समझोगे तो ये याद होने वाला नहीं है। इसमें कुछ टिपिकली मामला भी आएगा, इसमें कुछ हार्ड भी आएगा जो आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज उत्पन्न करेगा, आप लोगों के दिमाग में डाउट या भ्रम उत्पन्न कर देगा। क्योंकि भ्रमित करने वाले क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे, भ्रमित करने वाले पार्ट्स भी होंगे यहाँ पे, जो आप लोग समझते और उसका क्या आंसर, मतलब कि आपका दिमाग में वो आंसर है लेकिन फिर भी आप गलत कर देते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। तो चले देखते हैं आज ट्रांसफार्मर के बारे में। आज से शुरू कर रहे हैं इस ट्रांसफार्मर टॉपिक को, इस ट्रांसफार्मर चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे देखते चले जाना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं होगा। ये आप लोग जब देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन इस टॉपिक के पढ़ने से पहले मैंने चुंबकत्व का चैप्टर करवाया, मैग्नेट का चैप्टर पूरा करवाया। यदि आप उसको एक बार रिविजन करोगे, आप उसको पढ़ोगे तो आपको ट्रांसफार्मर टॉपिक आराम से याद हो जाएगा। मैंने वहाँ पे जो फॉर्मूले बताए, जो नियम बताए, यदि आप उनको फॉलो करोगे, आप उनको देखोगे तो ये हार्ड बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इस ट्रांसफार्मर टॉपिक को समझने से पहले आप मेरे चुंबकत्व के चैप्टर को जाके देखो। वहाँ पे सारे जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, रिलक्टेंस है, ससेप्टेंस है, चुंबकशीलता है, परमेबिलिटी है, और इंडक्टेंस कितने प्रकार के हैं, उनके फॉर्मूले कैसे हैं, ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, फैराडे का नियम है, इन सब के बारे में अध्ययन करते आओगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों के वो पढ़ा लेकिन दिमाग में नहीं है तो मैं आपको साथ साथ उनके बारे में बताता रहूँगा कि ये मैंने यहाँ बताया था, इसका आंसर ये होगा। फिर भी आपको साथ साथ उसका रिवीजन करवाते रहूँगा। लेकिन आप यदि और डीपली अध्ययन करना चाहोगे तो पीछे वीडियो आपको अवश्य देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो देखने भी अनिवार्य है इससे पढ़ने से पहले। तो अब इसका अध्ययन करते हैं ट्रांसफार्मर का। वैसे देखा जाए ट्रांसफार्मर है क्या, वो बताता हूँ आपको मैं। देखो, ट्रांसफार्मर की हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामित्र कहते हैं। ये भी काफ़ी लोगों को भ्रम होता है कि परिणामित्र क्या होता है। मैं आज इन दोनों नाम से ही आपको इस ट्रांसफार्मर की पूरी वर्किंग बता दूंगा। पहले इसका संधि विच्छेद करके बताता हूँ आप लोगों को, फिर आप समझना कि वास्तव में ट्रांसफार्मर या परिणामित्र है कि इसका परिणामित्र नाम क्यों रखा और ट्रांसफार्मर नाम क्यों रखा, दोनों की बताता हूँ। ट्रांसफार्मर को परिणामित्र ही क्यों कहा? सबसे बड़ी बात आती है ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर क्यों नहीं कहा। स्थानांतरण भी कर सकते थे, स्थानांतरित करने वाला या स्थानांतरिक हो सकता था ये, लेकिन परिणामित्र क्यों कहा? सबसे बड़ी बात तो ये भी आती है, सभी लोगों का अल्टरनेटर है, अल्टरनेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करता है, इसलिए अल्टरनेटर नाम हो गया। प्रत्यावर्तक करता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। जनरेटर उत्पन्न करके देता है, तो इसका नाम परिणामित्र क्यों रखा? इसलिए रखा। देखा, आपको बताता हूँ मैं, आपको ये बताता हूँ कि इसका नाम है, आप गौर से देखना, परिणामित्र। आप इसको टुकड़ों में बांट दो, परिणामित्र के शब्द को टुकड़ों में बांट दो। कैसे बांटेंगे? सबसे पहला टुकड़ा है परि, एक तो ये कर दो, फिर उसके बाद में परिणाम कर दो, क्योंकि इसी में सब कुछ राज छुपा है। परिणाम कर दो और इसके बाद में परम मित्र कर दो, ये हो गया नाम। तो अब इसका मतलब परि का मतलब अपने चारों ओर, अपने चारों ओर, इसका तो ये हिंदी अर्थ होता है। परिणाम का मतलब आप समझते हो कि रिजल्ट क्या रहा, इसका परिणाम क्या होता है, इसका नतीजा, रिजल्ट, नतीजा क्या निकलता है, परिणाम, नतीजा ये होता है। और परम मित्र का मतलब कि एक विश्वसनीय मित्र, एक परम मित्र विश्वसनीय जिसमें कोई अवगुण नहीं हो, वो मित्र होता है, इस प्रकार के होते हैं।
तो इसके चार नाम से इसका ये परम मित्र होगा ना, परम मित्र। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ दो, आपका कुछ हद तक आपके ट्रांसफार्मर की परिभाषा आपके सामने आ चुकी होगी, आधी ट्रांसफार्मर की भाषा आपके सामने आ जाएगी। अब देखो कैसे, इसका मतलब ये है, देखो अपने चारों ओर, इसको हिंदी में लिखेंगे अपने, आप समझ रहे मेरी बात को, आपको ट्रांसफार्मर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि आप इस ट्रांसफार्मर के परिचय को, इंट्रोडक्शन को समझ जाते हो तो ट्रांसफार्मर के आगे से वही बातें दिमाग में रहेंगी, ताकि आप रोज उनके बारे में विचार करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अपने चारों ओर क्या लिखेंगे, अपने चारों ओर, ये होगा अपने चारों ओर अच्छे परिणाम, परिणाम ने अच्छे परिणाम। मैं इसके टुकड़ों को आपस में जोड़ रहा हूं, यहां तो ये टुकड़े यहां थे, यहाँ, लेकिन मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, इनके रिजल्ट को जोड़ देता हूं। अपने चारों ओर अच्छे परिणाम के साथ, अच्छे परिणाम के साथ परम मित्र, परम मित्र का मतलब एक विश्वसनीय पत्र, एक विश्वसनीय दोस्त के भांति, परम मित्र की भांति व्यवहार करना, ये इस एक परिणाम मित्र शब्द का अर्थ होता है। अब दूसरा शब्द क्या था, दूसरा था ट्रांसफार्मर। मैं आपको परिचय पढ़ा रहा हूं, दूसरा शब्द क्या था, दूसरा शब्द आपका है ट्रांसफार्मर नाम है। इसको देखिए ये अंग्रेजी में है TRANSFORMER, ये ट्रांसफार्मर शब्द है। अब देखो इसका भी आप इसको टुकड़ों में बांट दो, इसको टुकड़ों में कैसे बांटेंगे, देखो एक तो ट्रांसफर आता है, तो क्या पहला टुकड़ा क्या आया, ट्रांसफर, एक तो ट्रांसफर आ गया। दूसरा क्या आता है, ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफॉर्मर आता है, और तीसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। वही तीन शब्द इसके थे और वही तीन शब्द इसके हैं। अब इनके हिंदी अर्थ देख लो। अब ट्रांसफर का मतलब है स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है, एक तो बात आ गई। और ट्रांसफार्मर स्थानांतरण करने वाला, स्थानांतरण करने वाला, एक ये शब्द आ गया। देखो प्रत्येक शब्द की बताता हूं, स्थानांतरित या स्थानांतरित, इसको स्थानांतरित कर लो, स्थानांतरित कर लो या स्थानांतरित, एक ही बात है, स्थानांतरण करने वाला या स्थानांतरित करने वाला, आपका विषय स्थानांतरित होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्थानांतरित की प्रक्रिया है, स्थानांतरित की प्रक्रिया है। अब देखो इसके भी तीन शब्द आए और इसके भी तीन शब्द आ गए, दोनों के तीन तीन शब्द आ गए, तीन इसके और तीन इसके, क्योंकि इन दोनों नाम में ही सब कुछ राज छुपा होता है, दोनों नाम से सब कुछ राज छुपाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो एक लाइन तो ये बनी आपकी और एक लाइन इसको साथ जोड़ दो, तो क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके परिचय से आप कैसे जान सकते हो कि ट्रांसफार्मर क्या करने वाला है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो कि आगे इसका अध्ययन करते चले जाएंगे। इसलिए ये करेगा, देखो ये अपने चारों ओर क्या लिखेंगे, अपने चारों ओर अच्छे परिणाम के साथ परम मित्र की भांति व्यवहार कर विद्युत शक्ति को स्थानांतरित करने वाला उपकरण। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अपने चारों ओर, इसकी परिभाषा लिखेंगे अपने चारों ओर अच्छे परिणाम के साथ, अच्छे परिणाम के साथ परम मित्र की भांति व्यवहार कर, परम मित्र की भांति व्यवहार कर विद्युत शक्ति को स्थानांतरित करने वाला उपकरण। विद्युत शक्ति को लिख दो, विद्युत शक्ति को स्थानांतरित करने वाला उपकरण होता है। बस यही उपकरण होता है, कोई क्या होता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये इसका अर्थ निकलता है। अब इसके अर्थ के बारे में बताता हूं, देखो हम आपको ये क्या करेगा। अब मतलब कि अब इसको यदि आप इसका मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा, तो ये पूरी की पूरी लाइन साबित हो जाएगी। मैंने जो इसकी परिभाषा लिखी है ये पूरी की पूरी लाइन साबित हो जाएगी। अब ये कहोगे सर परम मित्र की भांति कैसे, मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, इसकी एक मतलब कि एक अच्छी कहानी के तौर पे बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या करेगा। ठीक है,
तो ये कर सकता है कि परम मित्र का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे को दूसरा दोस्त आया कि यार मेरे को 100 रुपये की जरूरत है, मेरे पास है ही 100 रुपये, और दूसरा मित्र आ गया यार मेरे को 100 रुपये चाहिए, या मेरे को 150 रुपये, 150 रुपये चाहिए। तो आप क्या कहोगे, भाई मेरे पास तो 100 रुपये हैं, उसको जरूरत कितनी थी, उसको जरूरत थी 150 की। तो आप ये नहीं कह सकते, परम मित्र का ये कर्तव्य नहीं होता है कि मैं आपको नहीं दे सकता। उसका मतलब है कि मैं कहीं से भी लाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको मैं 150 रुपये दूंगा, वो तो होता परम मित्र। और ये फिर अपने पास होते हुए बोलते यार मेरे पास तो है नहीं, वो परम मित्र नहीं कहलाएगा। मतलब कि हर प्रकार की अपने दोस्त की हर प्रकार से उसकी सहायता करना और उसको सहयोग करना, वो जो कुछ मांगे उसको देना परम मित्र की भांति व्यवहार होता है। ठीक है, यदि उसके आपके पास 100 रुपये हैं और आपको कि मेरे को 50 रुपये चाहिए तो 50 दे दो, आपके पास 100 है, आपके पास आपसे 100 मांगने का 100 दे दो वापस। परम मित्र होता है मतलब अच्छा परिणाम देता है, बुरा परिणाम वो नहीं देता, उसको कहते हैं परम मित्र। मतलब कि अपने चारों अच्छे परिणाम के साथ परम मित्र की भांति व्यवहार करेगा, वो ट्रांसफर होता है। तो समझ गए, ये तो था इसका रिजल्ट। अब इसकी वर्किंग, इसकी ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताता हूँ, ये है क्या चीज़। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इसमें कोई मूवमेंट करने वाला भाग नहीं होगा, ये बिल्कुल स्थिर होगा, इसलिए कह सकते हैं ये विद्युत का स्थिर उपकरण होता है, विद्युत का स्थिर उपकरण होता है। लिख लेते हैं, ये विद्युत का स्थिर उपकरण होता है। मैं सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा आज, बाकी आगे धीरे धीरे वीडियो देखोगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। स्थिर उपकरण होता है, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, ये भी एक अच्छी चीज, मैंने अच्छा और इसका रिजल्ट निकलने वाला है इसके भी। अब क्या करेगा, आप लोग समझ गए, ये विद्युत शक्ति को या विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करेगा। कैसे करेगा, अच्छे रिजल्ट के साथ करेगा। ये नहीं है कि इसमें हानियां ज़्यादा हो जाएंगी, हानियां कम से कम होगी, वही तो अच्छा से अच्छा कहेगा कि नुकसान कम से कम हो, वो अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छे परिणाम के साथ करेगा। एक बात आ गई, विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, लिख लेना बात। तीसरी बात आती है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मतलब कि अच्छा रिजल्ट कब आएगा, जब उसके पास जो चीज़ें हैं उसको नहीं चेंज करके विद्युत शक्ति को ही परिवर्तन करे, विद्युत शक्ति का स्थानांतरित करे, मतलब कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले हुए विद्युत शक्ति का स्थानांतरित ये करता है। इसलिए कह सकते हैं ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ ट्रांसफर करता है, बदलता नहीं है। तो करता क्या है, ये ऐसी वोल्टेज व धारा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में कम या अधिक कर सकता है, कम या अधिक कर सकता है, ये इसका काम होता है ट्रांसफार्मर का। आगे देखेंगे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और किस प्रकार करता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। इसको मिटा देता हूं, आप लिख लेना। ये तो सिर्फ इसकी परिभाषा बताई है मैंने, किसकी, ट्रांसफार्मर की परिभाषा बताई है। अब देखो करता क्या है, ये एक दो चीज आते हैं। देखो एक तो होता है, देखो यहां विद्युत शक्ति है, गौर से सुनना मेरी बात, फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं हो जाए कहीं भी। ये विद्युत शक्ति है, इसको स्थानांतरित किया इसने, यहां से यहां क्या दी, दूसरे परिपथ में विद्युत शक्ति ही दे दी इसने। एक तो ये थी। अब यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, गौर से सुनिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या फिर मैं लिख देता हूं कि विद्युत शक्ति है, विद्युत ऊर्जा है, और इसको मतलब कि मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर दिया इसने, यांत्रिक ऊर्जा। अब आप समझो, मतलब कि इसने ये क्या किया, ये हो गया आपका कन्वर्जेशन हो गया, और ये क्या होगा आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो आप लोगों को ये मत समझना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट वो बदलता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट कौन करेगा, जनरेटर हो सकता है, मोटर हो सकती है, अल्टरनेटर हो सकता है, ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसने तो विद्युत शक्ति मिली और विद्युत शक्ति ही दे दी इसने, इसका मतलब इसने कन्वर्ट नहीं किया, इसने क्या किया है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है, स्थानांतरण किया है विद्युत शक्ति का या विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण किया है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ आपको, कैसे मैंने आपको जो लाइन लिखवाई थी वो किस प्रकार साबित हो सकते हैं, वो मैंने आपको परिभाषा बताई, वो किस प्रकार साबित होंगे उसके बारे में देखते हैं। अब क्या देखेंगे, इसका सिद्धांत देखते हैं, ट्रांसफार्मर का या परिणाम मित्र का कार्य सिद्धांत, ये देखते हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए मैंने आपको बताया इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैग्नेट का या मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ना अनिवार्य होगा। मैंने वहाँ आपको बताया कि इंडक्शन इंडक्टेंस दो प्रकार के होते हैं, याद कर लेना, लिख लेना, मैं आपको यहाँ रीजन लिखवाऊंगा, रीजन करवा दूंगा। इंडक्टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है
सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट न्यूमेरिक उसके फॉर्मूले के साथ और एक एक मतलब कि अच्छी तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया मैंने आपको। तो दोनों क्या होंगे फिर मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ दोनों क्या होते हैं। देखो सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, ये आप इसके बारे में देखोगे। सेल्फ इंडक्टेंस की बताता हूँ आपको। यदि ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल, इसमें एसी लगाई आप लोगों ने। आपको पता है एसी कैसी है? एसी परिवर्तनशील है। इसका मान या प्रवाह दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ये पॉजिटिव दिशा, ये नेगेटिव दिशा और ये ओमेगा टी ऐसे होता है। यहाँ लगाएंगे देखो तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में इसका मैग्नीट्यूड ये इसका मतलब कि अधिकतम मान है और इसका पीक वैल्यू ये है। जब यहाँ इस एसी का पीक वैल्यू यहाँ जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये रहेगी, अधिकतम रहेगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा से। लेकिन जब इसके नेगेटिव दिशा बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये आ जाएगी। मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा मतलब कि परिवर्तित होती रहेगी। तो वो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ये चुंबकीय फ्लक्स कैसा है? परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स है। ये फ्लक्स है परिवर्तनशील। और यहाँ है ये कॉइल आपकी, तो क्या होगा, ये परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, टकराएगा आपस में। तो क्या होगा, यहाँ पे इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, ई जनरेट हो जाएगा। जबकि एक ई आप लोगों ने एक विद्युत वाहक बल दे रखा है, लेकिन ई उत्पन्न होगा, ये इसके विपरीत कार्य करेगा। ये भी मैंने आपको बताया वहाँ पे, ये इसकी विपरीत कार्य करेगा। तो ये विपरीत कार्य करेगा, वो तो होगा लेंज का नियम। और ये इसने जनरेट ईएमएफ किया, ये क्या होगा, ये फैराडे का नियम। तो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब प्रेरण का सिद्धांत कौन सा होगा? दो सिद्धांत बताए फैराडे ने, तो एक सेल्फ इंडक्टेंस का सिद्धांत बताया और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत बताया। तो यहाँ ये तो होगा सेल्फ इंडक्टेंस कि किसी कॉइल में ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस कॉइल में परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है और वही चुंबकीय फ्लक्स उसी कॉइल के साथ लिंक करता है, तो उस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। एक तो ये थी। दूसरी बात बताता हूँ आपको मैं कि अपने ट्रांसफार्मर दोनों सिद्धांत पर, इसलिए कह सकते हैं ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन कौन सा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत? क्योंकि सिद्धांत तो दो बताए उसने, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया। ये सेल्फ है। म्यूचुअल की बात करें, म्यूचुअल में क्या होता है, जब दो कॉइलें पास पास रखते, ये एक कॉइल थी, जब दो कॉइलें पास पास रखते ही ऐसे, माने दो कॉइलें पास पास रखी और ये कोर होगी बीच में, क्योंकि कॉइलें जिस पर लपेटेगी वो कोर होगी, और एक कॉइल आप लोगों ने पास पास ये रखी। ये सब कुछ मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि चुंबक का चैप्टर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए, ध्यान में होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको पहले सबसे पहले जाके उसको देख लो, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज नहीं हो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि चैप्टर लंबा है कुछ, ये ट्रांसफार्मर का चैप्टर कुछ लंबा है और कुछ कन्फ्यूज करने वाला होगा। इसलिए जब तक इसको नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे आसानी से, मैं पढ़ाऊंगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी कभी। ये क्या है, ये कॉइल नंबर 1 है। मैं आपकी दिखा देता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ये कॉइल नंबर 1 है और ये आपकी कॉइल नंबर 2 है। दोनों कॉइलें पास पास पड़ी, तो क्या कहेंगे, जब दो कॉइलें पास पास रखी हों, एक कॉइल में ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो इस कॉइल के साथ क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, इस कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। इस कॉइल के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। और मैंने ये लिखा था कि उसकी परिभाषा क्या लिखी थी मैंने, कि अपने चारों ओर परम मित्र की अच्छे परिणाम के साथ परम मित्र की भांति व्यवहार करना। अपने चारों ओर क्या है, देखो इस कॉइल ने अपने चारों ओर परम मित्र की भांति, मतलब कि इसके पास जितना था इसके पास मिलेगा, उसमें अधिक भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, अच्छे परिणाम के साथ परम मित्र की भांति, मतलब कि जितना चुंबकीय फ्लक्स इसके पास होगा उसका चुंबकीय फ्लक्स उतना मिलेगा, इसका साथ लिंक होगा उतना मिलेगा, इसके साथ फ्रीक्वेंसी उतनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सब कुछ पूरा बराबर है। अधिक भी मिल सकता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है लेना कितना चाह रहा है, ये कॉइल कितना लेना चाह रही है। तो ये क्या हो गया, आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया। कैसा हुआ, परिवर्तनशील हुआ। कैसा चुंबकीय फ्लक्स हुआ, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स हुआ कि बदलने वाला हुआ। तो ये चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, उसमें E1 पैदा हो जाएगा। E1 का मतलब इसमें कॉइल 1 में, तो ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण हुआ, ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण हुआ, सेल्फ इंडक्शन के कारण। लेकिन ये कॉइल, इस कॉइल, ये फ्लक्स जो परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स है परिवर्तनशील, ये इस कॉइल के साथ भी लिंक करेगा, इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो यहाँ भी फैराडे का नियम सिद्ध हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सिद्ध हो जाएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में क्या बताया, जब किसी चालक तार को फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है
तो वह फ्लक्स का छेदन करता है या फ्लक्स उसके साथ लिंक करता है, तो उस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये फैराडे का पहला नियम था। तो ये सिद्ध हो गया कि इसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील है, इसने इसके साथ लिंक किया, इसने इसके साथ टकराया और इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो गया। इस कॉइल में E2 उत्पन्न हो गया और ये बाहर मिल गया, आपको AC मिलेगा। ठीक है, तो इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों, इसको क्या कहेंगे, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हुआ, ये क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ कि सेल्फ, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो म्यूचुअल इंडक्शन। तो अपने पास ट्रांसफार्मर 2 आएंगे दोस्तों, याद रखना, अपने पास ट्रांसफार्मर 2 आएंगे, दोनों के दोनों इंडक्शन होंगे, दोनों के दोनों इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। तो एक तो होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, जो इसमें एक कॉइल होगी, तो एक कॉइल का ट्रांसफार्मर आपको जहां में लगे वो इसके सिद्धांत पर कार्य करेगा। 2 कॉइल का ट्रांसफार्मर आपको लगे वो इसके सिद्धांत पर कार्य करेगा। एक तो ये इसके सिद्धांत, 2 वाला इसके सिद्धांत पर। तो क्या कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर, आपको स्पेशल नाम नहीं दिया जाए, पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन स्पेशली ये नाम दे दिया जाए कि आपको ये बताओ कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्वपरिणाम मित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रश्न को किस व्यू से देखा है और किस प्रकार पढ़ा है। लेकिन सीधा डायरेक्ट नाम आता है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगभग 99% तो वही होते हैं। कौन से, 2 कुंडली वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर तो स्पेशली अलग से नाम आता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर नाम आता है तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन वाले सिद्धांत का नाम लेना, और नहीं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम नहीं आता है कभी कभार, नाम क्या आता है वो बताता हूँ आपको। नाम क्या आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, एक तो ये नाम आता है। दूसरा सह प्रेरण, इसी के शब्द हैं, इसी के नाम है, इसका दूसरा नाम है, मैं लिखा रहा हूं सारे, सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर इसके सिद्धांत पर कार्य करने वाला होगा, ये ट्रांसफार्मर इसके सिद्धांत पर कार्य करने वाला होगा। लेकिन एक बात और निकल के आती है यहाँ पे कि इंडक्टेंस ये अपना इंडक्टेंस कहाँ होता है, इंडक्टेंस डीसी में होता है कि एसी में होता है, ये भी मैंने आपको वहाँ बताया था। इंडक्टेंस जहाँ फ्लक्स परिवर्तन होगा वही इंडक्शन होगा, वही इंडक्टेंस होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन कहाँ होता है, डीसी में तो नहीं होता है। डीसी में तो एक बार चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा तो हो ही गया, उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम पर पहुंच चुका है, तो वही रहेगा, वो फ्लक्स बदलने वाला नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, यदि इंडक्टेंस एसी में होता है, क्या कहेंगे, लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे कि इंडक्शन, लिखेंगे इंडक्टेंस आई, इंडक्टेंस का मतलब प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व कहाँ होता है, एसी में होता है, केवल एसी में होता है, केवल एसी में होता है, एवं एसी में होता है। तो फिर ये कह सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पे काम करेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पे काम करेगा, ठीक है, इंडक्टेंस केवल एसी में होता है, डीसी में नहीं, डीसी में नहीं। तो या इसलिए परिणाम मित्र केवल एसी पर ही कार्य करता है, एसी पर ही कार्य करता है, डीसी पर नहीं। एक बात ये आपके सामने आती है। अब देखो, यदि एसी डीसी की बात की जाए, डीसी पर नहीं करता है, तो डीसी में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो कह सकते हैं जहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती है वहां ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। जहां फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, यदि पूछा जाए मतलब कि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी उतनी है, एसी की फ्रीक्वेंसी घटा दी जाए, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज कर दिया जाए, बिल्कुल डाउन कर दी, 5 हर्ट्ज कर दिया जाए, तो क्या ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी जहाँ होगा जहाँ होगी वहाँ ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, तो कह सकते हैं क्या, ये एक चीज़ और भी अपने सामने ये अपने निकल के आती है। अब देखो ये निकल के आता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, डीपली तो क्योंकि चुंबक तक चैप्टर बता चुका हूँ। ये जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ किसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ,
किसके कारण? इसके कारण हुआ कि एक बार इसकी पोलैरिटी ऐसी है तो फ्रीक्वेंसी, और एक बार इसकी पोलैरिटी ऐसी है तो फ्लक्स एक बार तो पॉजिटिव दिशा में रहेगा, एक बार नेगेटिव दिशा में ऐसे रहेगा, अपने अधिकतम मान पर रहेगा। एक बार फ्लक्स की दिशा ये रहेगी अधिकतम मान पे, फिर ऐसे आएगी अधिकतम मान पे, तो दोनों दिशा में होगी। तो ये किसके कारण हुआ? उस फ्रीक्वेंसी के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? फ्रीक्वेंसी के कारण हुआ, उस फ्रीक्वेंसी के कारण। तो यहाँ पे जितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो सेम जैसे यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन का मान जैसे 100 है, 100 बार फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो 100 के 100 बार इसके साथ टकराएगा, 100 के 100 बार इसके साथ टकराएगा। तो इसमें क्या होगा? वही एसी उत्पन्न होगी, यहाँ एसी उत्पन्न हुई, वही एसी उत्पन्न हुई। लेकिन जितना फ्लक्स इस एसी के कारण यहाँ टकराया, इस एसी के कारण जैसे यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के कारण फ्लक्स टकराया, फ्लक्स का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ भी उतनी ही बार फ्लक्स का परिवर्तन होगा, यहाँ भी उतनी ही बार फ्लक्स का परिवर्तन होगा। तो कह सकते हैं यहाँ एसी की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ भी एसी की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। इसलिए काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है क्या ट्रांसफार्मर एसी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, कम अधिक करता है? बिल्कुल बिना फ्रीक्वेंसी बदले हुए विद्युत शक्ति का स्थानांतरण एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करता है। ये काफ़ी बार आप कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आता है, क्या फ्रीक्वेंसी को बदलता है? नहीं बदलता। तो किसको बदलता है? बदलता किसको नहीं है, सिर्फ एसी को एसी में परिवर्तित स्थानांतरित करता है। करता क्या है? जैसे आप लोगों को बताऊं क्या करेगा, आप इसके एक छोटा सा एक पॉइंट और देखो। आप लोग ये बताता हूँ, जैसे इस सर्किट की बात की जाए, यहाँ इस सर्किट में आप लोगों ने पावर लगाई, P बराबर VI लगाया, इसको क्या मिलेगी? विद्युत शक्ति है। मैंने आपको सबसे पहले विद्युत शक्ति का विद्युत शक्ति में करता है, यहाँ भी P बराबर VI मिलेगा। जैसे यहाँ 1000 वाट लगाई आप लोगों ने, गौर से सुनना, 1000 वाट लगाई आप लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे 200 वोल्टेज है और इंटू 5 एम्पीयर धारा चली, तो यहाँ भी क्या मिलेगा? जैसे अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये फ्लक्स परिवर्तन हो गया उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्न बराबर हैं। तो यहाँ देखो 7 टर्नों में 200 वोल्टेज है, ठीक है ना? 7 टर्नों में 200 वोल्टेज, या फिर लिख लो 8 टर्न लगा लो, यहाँ भी 8 कर देंगे, 9 टर्न लगा लो, यहाँ 9 कर देंगे। मान लीजिए कि 8 टर्न हो गए, 8 टर्न में 200 वोल्टेज है, 8 टर्न में 200 वोल्टेज, तो एक टर्न में कितना आया? 25 वोल्टेज आया। मतलब एक टर्न 25 वोल्टेज यहाँ लेगा तो एक टर्न अगले टर्न को भी 25 वोल्टेज ही देगा। तो मतलब कि प्रत्येक टर्न वोल्टेज यहाँ पे है तो प्रत्येक टर्न वोल्टेज बराबर मिलेगा। यहाँ भी कितना मिलेगा? 200 वोल्टेज 5 मिलेगा। यहाँ पे 10 टर्न लगा दिए तो एक टर्न के पास कितना वोल्टेज आया? यहाँ एक टर्न ने 25 वोल्टेज खपत किया तो आगे कितना देगा? एक टर्न को 25 ही देगा। अब टर्नों की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए कि 10 टर्न से लगा दिए, यहाँ पे 8 टर्न थे 10 लगा दिए, तो यहाँ कितने वोल्टेज मिलेंगे? 250 वोल्टेज मिलेंगे। ये तो था परम मित्र का काम कि अपने पास जितना था उसने मांगा उतना दे दिया। यहाँ मिला 200 वोल्टेज, यहाँ 250 वोल्टेज मिल गया, लेकिन ये नहीं है कि धारा बराबर देगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि 200 वोल्टेज यहाँ गया, 250 वोल्टेज, तो यहाँ धारा का मान 4 हो जाएगा। पावर के न तो कम करेगा न ज़्यादा करेगा, शक्ति का मान न तो कम करता है न ज़्यादा करता है। तो कह सकते हैं क्या शक्ति के मान को कम ज़्यादा करता है? क्या ऊर्जा के मान को कम ज़्यादा करता है? नहीं, ऊर्जा तो सेम टू सेम स्थानांतरित करता है। कुछ कम हो सकती है वो ट्रांसफार्मर रीजन के कारण। क्या? क्योंकि इसमें हानियाँ होंगी, लो हानियाँ होंगी, कॉपर हानियाँ होंगी, उसके कारण कुछ विद्युत शक्ति की कमी जरूर हो जाएगी, लॉस जरूर हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर अपने अंदर से कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति में सेम टू सेम देता है। यदि ये आदर्श होगा तो 1000 वाट की शक्ति यहाँ पे इस साइड में है, 100 kVA की शक्ति, 1000 kVA की शक्ति है, 1 kVA की शक्ति है, तो 1 kVA ही इधर देगा, ऐसा नहीं करेगा अलग अलग देगा, 1 kVA ही देगा इधर। लेकिन क्या करेगा? यदि वोल्टेज का मान बढ़ाया इसने तो धारा के मान को जरूर कम करेगा। इसलिए कह सकते हैं ट्रांसफार्मर क्या करता है, यदि वोल्टेज बढ़ा के देता है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज इसने यदि बढ़ाए हैं तो धारा कम करेगा, आई का मान कम करके देगा, और यदि वोल्टेज का मान घटाया है तो धारा का मान बढ़ा के देगा, ये धारा बढ़ाएगा। लेकिन शक्ति की बात करें, P बराबर यदि VI cos phi है तो बराबर P बराबर VI cos phi ही रखेगा। ये इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजमेंट नहीं करने वाला। इसलिए कुछ बातें का रिजल्ट करके आ गया, ये फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा नहीं करता है, विद्युत शक्ति का स्थानांतरित करता है, कन्वर्ट नहीं करता है, केवल AC पर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस केवल AC में ही होता है। DC पे कार्य करेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। वो आगे अध्ययन आएगा क्यों जलेगा, जब इसको सर्किट में जोड़ूंगा तब बताऊंगा क्यों जलेगा। ये होगी ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कह सकते हैं सह प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, मैंने आपको नाम लिखे, इनके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको स्व प्रेरकत्व बोलते हैं, स्व प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक
ठीक है, ये तो थी बात इस ट्रांसफार्मर की। ये विद्युत शक्ति का स्थानांतरण विद्युत शक्ति में करता है, कन्वर्ट नहीं करता है। हाँ, एक होता है वोल्टेज को यदि बढ़ाता है, ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वोल्टेज को अप करके दे सकता है, वोल्टेज को डाउन करके दे सकता है। वोल्टेज को अप करके देगा तो स्टेप अप बोल देंगे, वोल्टेज को डाउन करके देगा तो स्टेप डाउन बोल देंगे। ये इसका सिद्धांत था। लेकिन वोल्टेज जहाँ स्टेप अप होगा वो धारा का मान कम होगा, स्टेप डाउन होगा वो धारा का मान अधिक होगा। ये तो थे सब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत और इसका परिचय। अगले वीडियो में मुख्य पार्ट्स का वर्गीकरण करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो अगली वीडियो में देखते हैं कि मुख्य ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, जिनमें से ही मुख्य भागों पर ही एक ट्रांसफार्मर की वर्गीकरण पूरा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए वो कमेंट्स में जरूर लिख के मेरे को बताना। थैंक यू, धन्यवाद।